हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। इस खंड में जिसका नाम अभ्यास के 5 प्रश्न है, आज फिर से उन 5 प्रश्नों को लेकर के आया हूँ जो परीक्षाओं में आते हैं, जिनसे परीक्षाओं में आते हैं। चलिए आइए प्रश्नों को देखते हैं, आपका समय नष्ट ना करते। देखिए, परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं किस तरह के रहेंगे इसकी कोई गारंटी तो ले नहीं सकता है। और यदि कोई ये कहता है कि मैं जो बोल दे रहा हूँ वही है, तो भाई उनका तो चरण धो के पीने के लायक है, हम क्या कहें। लेकिन खैर होता है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन देखिए, हम लोग जो अनुमान लगाते हैं परीक्षाओं के लिए वो यही लगाते हैं कि इस खंड से प्रश्न आ रहे हैं और इस खंड से भारी प्रश्न भी आ सकते हैं, मीडियम प्रश्न भी आ सकते हैं, आसान प्रश्न भी आ सकते हैं। हालांकि प्रश्न कोई भारी, आसान और मीडियम नहीं होते, बस उसका कंसेप्ट होता है जो आपको समझना होता है। चलिए आइए देखिए प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि एक आदमी सप्ताह में पहले 50 घंटे के काम के 200 रुपया कमाता है। एक आदमी सप्ताह में पहले 50 घंटे के काम के 2000 रुपया कमाता है। 200 नहीं, 2000 रुपया कमाता है। अतिरिक्त समय के लिए नियमित दर से 1.5 गुना भुगतान किया जाता है। यानी कि जब वो 50 घंटे से ज्यादा काम करता है या कुछ जो उसका सिस्टम उससे ज्यादा काम करता है, तो जो भुगतान हो रहा है उससे 1.5 गुना ज्यादा भुगतान किया जाता है। सप्ताह में 2300 रुपया कमाने के लिए कितना अतिरिक्त घंटा काम करना होगा? प्रश्न है सप्ताह में 23 यानी कि 2300 रुपया कमाने के लिए कितना ज्यादा अतिरिक्त भुगतान करना होगा, ये आपको बताना है। कैसे बताएं? देखिए, इसको बनाना कैसे है। जो तेज तरार बच्चे हो तो बना चुके हैं, अब उनको कुछ करने का जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए कैसे बनाएंगे, एकदम सिंपल है। हल प्रत्येक सामान्य घंटा का वेतन बराबर 2000 रुपया नॉर्मल मिलता है। कितना घंटा का? 50 घंटा का 40 रुपया। प्रत्येक समान घंटा का इसको 40 रुपया मिलता है। अब क्या कहता है कि अतिरिक्त समय का, अतिरिक्त समय का प्रति घंटा दाम या मूल्य जो उसको मिलता है 40 गुने 1.5 गुना 3/2 कितना? 60 रुपया। अब बन गए। अब हिसाब को बनाने का जरूरत नहीं है। अच्छा देखिए, अब समझ लीजिए कि 60 रुपया के दर से उसको प्रति घंटा का मिलता है जब एक्स्ट्रा काम करता है। उसको 2300 रुपया मिला है, तो 2300 में से उसको 2000 तो पहले ही मिल गया है 50 घंटा का, यानी कि 300 रुपया वो अतिरिक्त कमाया। तो घंटा कितना करना पड़ गया? अतिरिक्त घंटा का प्रति घंटा का दाम है 60 रुपया, कमाया है 300 रुपया। 300/60 कितना हुआ? 5 घंटा, यानी कि ये 5 घंटा एक्स्ट्रा काम किया है। कितना घंटा काम किया है बाबू? 5 घंटा। बन गया? बन गया। जितना देरी हम आपके साथ बात किए, आर्गुमेंट किए या आपके साथ तथ्यात्मक रूप से चीजों को रखा, उससे पहले ही हिसाब बन गया। कैसे बन गया? चूंकि बिल्कुल सिंपल हिसाब था, इस हिसाब में कोई जान था नहीं, एक साधारण सा हिसाब था, हमने इसको किया। परीक्षाओं में इस तरह से भी प्रश्न आते हैं, आपको बहुत ज्यादा उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है कि आपको रेगुलर मेहनत करने की जरूरत है। रेगुलर मतलब क्या होता है? निरंतर। अब निरंतर मेहनत कैसे होता है कि आप प्रतिदिन एक टर्म मान लें कि हमें भाई इतना देर मैथ बनाना। एक बार मैं कहीं पढ़ा रहा था तो उसने बोला, एक बच्चा था तो बोला कि सर तो ऐसा है कि फला जगह में तो 5 गो मैथ पूछता है, मैथ का जरूरत क्या है? कह रहे बाबू 5 गो मैथ पूछता है, पांचों जो है जो बना लेगा और तुमसे कम से कम बहुत आगे हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न, एक दूसरा प्रश्न जो है वो सीआई का है, चक्रवृद्धि ब्याज का है। किसका है? चक्रवृद्धि ब्याज का। ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्या प्रश्न कहता है? चक्रवृद्धि ब्याज में जो प्रश्न अमूमन ज्यादातर पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं अंतर पर। इस पर अंतर पर, डिफरेंस। कहता है कि 15,000 रुपया की राशि पर
15,000 रुपया की राशि पर 2 वर्षों के CI एवं SI का, यही प्रश्न है ना, जहां तक मैं समझता हूँ ये प्रश्न है। का एक ही ब्याज दर पर का एक ही ब्याज दर 8% पर अंतर। देखिए ये एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, सीडीएस में पूछा है, सीडीएस 15 में पूछा है। अंतर 96 रुपए का, 96 रुपया है। ठीक है, प्रश्न वही है, आर का मान क्या है, आर का मान क्या है। ए 7%, बी 18%, सी 12%, डी 8%। ये ऑप्शन है आपके। अब इसको कैसे बनाते हैं, अच्छा इसको कैसे बनाते हैं सो बताइए। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि जब डिफरेंसेस 2 वर्ष का हो, जब डिफरेंसेस 2 वर्ष का हो तो प्रिंसिपल बराबर, प्रिंसिपल का सूत्र पढ़े हैं ना, कि डी का पढ़े हैं, प्रिंसिपल का पढ़े, क्या पढ़े हैं, डिफरेंस डी मल्टी 100 पावर 2 और बटा कितना, बटा होता है भैया आर स्क्वायर। ये सूत्र है जब समय 2 वर्ष हो, जब समय क्या हो 2 वर्ष हो। यहाँ पे P जो है वो मूलधन हुआ, T जो हुआ डिफरेंस, जो डिफरेंस है, और R जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे P दिया हुआ है, P बराबर कितना 15,000 रुपया, D बराबर 96, R बराबर 5। अब इसको बिठा दीजिए, देखिए कितना आसानी से बन गया, ये सूत्र यदि आ गया तो। और हाँ, यदि जिनको सीखना है ये डिटेल में कैसे बनता है तो हमने अपने चैनल पे डिटेल में इसको बना रखा, आप उसको सीख सकते हैं। 96 मल्टी 100 मल्टी 100। देखिए इस तरह के हिसाब को जब काटना छाटना होना तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, आराम से काट, 2 शून्य से 2 शून्य, ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य, ठीक है, 3 पचे 15, 2 पचे 10, ठीक है, 3 से कट जाएगा, 32 दिए 96, आर स्क्वायर बराबर 64, आर बराबर 8%। ये आपका उत्तर आ गया, 8% हमने यहाँ ले लिया। बिल्कुल सामान्य विधि है, मैं दावे नहीं कर रहा हूं कि मैं असामान्य विधि से बता रहा हूं, मैं दावा कर रहा हूं कि बिल्कुल सामान्य विधि से बता रहा हूं, ध्यान रखिए। और हिसाब ऐसे बनता है, हमने तो बहुत लोगों को या बहुत कार्यकर्ता लोगों को ऐसे ही सफल होते देखा है, आपको भी ऐसे ही करना है। और हाँ ये चीज याद रखिए कि मैं ये कह रहा हूँ कैसे ही करना है, किसी को बैठ नहीं जाना, आपको अपनी क्षमता भी विकसित करनी है, और अपनी जो क्षमता आपकी होगी वो बहुत बेहतरीन, वो क्या होगी, बहुत बेहतरीन होगी। चलिए अब आते हैं तीसरा प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न किस चीज का है उसको भी हम देख लेते हैं, तो खोजना पड़ता है हमें, क्योंकि आप लोग तो बैठे हैं तो हमको तुरंत करना पड़ता है। देखिए तीसरा प्रश्न कहता है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है एवं उनका मसक 5 है, उनका मसक 5 है, बहुत सुंदर, ठीक है। तो उनका लसक क्या होगा, तब उनका एलसीएम क्या होगा। देखिए ये एक प्रश्न है, एक टेक्निकल प्रश्न है, ए 60, बी 70, सी 20, डी 9। देखिए ये जो प्रश्न है इसको मैं नियम इसका बता देता हूँ, कानून बता देता हूँ। देखिए जब भी आपको इस तरह से दिया रहे 3:4, ये सहभाज्य संख्या है यानी कि इनका एलसीएम 1 है, तो वो संख्याएं जो होंगी, संख्याएं बराबर 3 × 5 और 4 × 5, आप लिख दीजिए 15
और 20। कोई जरूरी नहीं यही होगा, लेकिन आपको लिख देना। अब सवाल उठता है कि हम क्यों लिखते हैं, हम क्यों लिखते हैं? बात समझ रहे हैं? कहता है कि हम ऐसा लिख दिए, हमने बता भी दिया, लेकिन बात है कि हम इनको क्यों लिख देंगे। गणित का सवाल यही होता है कि हम इनको क्यों लिख सकते हैं। तो नियम कहता है कि यदि दो परस्पर संख्या जो सह अभाज्य हों, x एवं y है तथा उनका HCF a है, तब संख्या ax एवं ay माना जा सकता एक नियम है, एक कायदा कानून उसी पर हमने बैठा दिया। क्या कहता है कि यदि दो परस्पर संख्याएं जो सहअभाज्य मतलब सहभाज्य संख्याएं हैं या अभाज्य संख्याएं, मैं अभाज्य लिख देता हूं, काहे आप लोग मतलब कंफ्यूज होइएगा। अभाज्य है, अभाज्य है। यदि वो एक्स वाई है तो उनका एचसीएफ एक्स वाई हो सकता है, यानी कि वो अभाज्य संख्याएं हैं। यदि यहाँ 3 5 भी होता तो हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, आप रख सकते हैं। तो आप डायरेक्ट उसको 3 से 5 में 5 से 5 में गुना करके ले सकते थे, और हमने वो भी किया, डायरेक्ट लिया। अब इसका एचसीएफ क्या, सॉरी एलसीएम क्या होगा? तो स्पष्ट बात है 15 चौके 60 20 30 60, हमने ए बना दिया। इस तरह का जब प्रश्न है आप ऐसे ही डायरेक्ट बना लीजिए। क्यों? क्योंकि ये कायदा कानून यही कहता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, ध्यान दीजिए कि हमने इन सभी विषयों पर, एलसीएम पर, एचसीएफ पर, एलसीएम को हमने बिल्कुल शुरुआती चरण से कि एलसीएम में एल क्या होता है, सी क्या होता है, एम क्या होता है, उसके बाद ये कैसे एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, कैसे संबंध रखते हैं, हमने इन सारी चीजों को वीडियो बनाया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के प्लीज देखिए, बहुत ही अच्छे से शांति से हमने बनाया है। हाँ, आप भी हिसाब को शांति से ही सीखिए, हम नहीं कह रहे कि शांति से सीखिए, बस समझ रहे हैं, हम भी ये कह रहे हैं कि आप भी शांति से ही इसको सीखिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न भी उसी तरह का है कि एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने केवल 8 प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न किया। ये यूपीएससी का प्रश्न है, हालांकि मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही पूछता है। एक चौथा प्रश्न है, कैसी था जी? परीक्षा था ना? हाँ, एक परीक्षा में किसी छात्र ने 8 प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न किया, मतलब वो आपको प्रश्न हल किया। कहीं इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न में 50% अंक प्राप्त किए, प्रत्येक प्रश्न में 50% अंक प्राप्त किया। बहुत सुंदर, 8 को हल किया, प्रयास किया, सब में 50% अंक प्राप्त किया। यदि उसने उस परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त हुए, यदि उसने मतलब उस छात्र ने उस परीक्षा यानी कि जिसको दिया में कुल 40% अंक प्राप्त किए, अंक प्राप्त किया, 40% अंक प्राप्त किया, और परीक्षा के सभी प्रश्नों के अंक बराबर थे, और परीक्षा देखिए कैसे प्रश्नों को घुमाता, परीक्षा के सभी प्रश्नों के अंक बराबर थे, तब बताओ परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे? ठीक है, ए 10, बी 12, सी
ऑन, डी नन, ये नन वाला हम दे दिए हैं, ठीक है ना। अब इसको बनाना है, कैसे बनाएं सो बताइए। देखिए प्रश्न बड़ा सिंपल है, ये यूपीएससी का पूछा हुआ है प्रश्न है, प्रश्न बड़ा सिंपल है। प्रश्न कहता है कि भैया ऐसा ऐसा बात था और ऐसे इसने बनाया, तो हम कैसे बनाएं, तो लिख लेते हैं माना। एक परीक्षा में छात्र 8 प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न किया, ठीक है ना। ध्यान दीजिए कि 8 प्रश्न का हल किया, तो माना कि क्या मान लें बताइए, तो प्रश्न मान लें या अंक मान लें, तो सबसे अच्छा रहता है अंक मान लेते हैं। माना प्रत्येक प्रश्न का अंक बराबर x, प्रत्येक प्रश्न का अंक बराबर x। चलिए ठीक है, इसको x अंक दे दिए। 8 प्रश्न का हल किया, 8 प्रश्न को हल किया, तो पाया बराबर x बटा 2। प्रत्येक प्रश्न के लिए ये 8, प्रत्येक प्रश्न के लिए 50% है ना, तो 8 प्रश्न को हल करके कितना पाया, x बटा 2 गुने 8, यानी कि कितना 4x, यही होगा ना इसका 4x। अब 4x जो इसका है वो किसी परीक्षा का 40%, तो 4x बराबर 40%, x बराबर कितना सो बता दीजिए, 4x बराबर 40%, x बराबर कितना अब बनाने का जरूरत है, अब स्पर्शी बनाने के है की जरूरत नहीं है। अब देखिए 4 से 10 बार x बराबर कितना हो जाएगा 10 आ गया, क्या आ गया 10 आ गया। अब आप इसको 10x भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका एक प्रश्न बन गया, आप यहाँ पर इसको टिक लगा दीजिए 10 का। देखिए कुछ नहीं था फ्रेंड्स, हमने प्रत्येक प्रश्न का x था, 8 प्रश्न हल करने के लिए चूंकि सब में उसको आधा मिल रहा है, तो 8 को में मिला 4x, 4x बराबर है 40%, 4x बराबर किसी संख्या का 4x जो है वो 40% है, तो किसका 40 होगा, तो 10 का, तो प्रत्येक अंक कितना का था, तो यह ध्यान रखिए कि हमने जो x माना था वो माना था अंक, तो यहां आता है 10x, यहां यदि यहां लिखिएगा तो 10x आ जाएगा, तो परीक्षा लिख देंगे हो जाएगा 10x बटा x, यानी कि 10, खैर इतना एक्सरसाइज करने का जरूरत नहीं है, 10 आया तो टक लगा दीजिए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी यूपीएससी वाला ऐसे ही कंफ्यूजन कर करके पूछता है, इंसान कुछ नहीं रहता, बस खाली कंफ्यूज कर करके पूछे ताकि लोग क्या करें करवा जाए। देखिए आधा दिया हमने, आधा दे दिया, जितना का आ रहा था हमको कोई दिक्कत नहीं। ये परसेंटेज का हिसाब था फ्रेंड्स, इसका था परसेंटेज का। परसेंटेज में कभी कभी प्रश्नों को इस तरह से घुमा घुमा के दिया जाता है, लेकिन परीक्षाओं में जो है आपको इस चीज को ध्यान रखना, परीक्षा में आपको क्या करना है बिल्कुल ध्यान रखना। चलिए अगला जो प्रश्न है वो कहां से है जी, वो शायद है कार समय का तो हो गया, वो शायद है आपका क्या बोलते हैं त्रिभुज वाला से, त्रिभुज वाला से है, उसको भी देख लेते हैं क्या प्रश्न कहता है। बहुत सुंदर प्रश्न है, वो जो प्रश्न है त्रिभुज का वो इस तरह से बनाया गया है कि आपको ध्यान रहे कि कहां से ये प्रश्न बनते हैं, किस तरह से प्रश्नों को लिया जाता है। ध्यान दीजिए कि जो प्रश्न होते हैं कभी कभी बहुत ही साधारण से प्रश्न होते हैं, कभी कभी प्रश्न जो होते हैं बहुत ही साधारण से प्रश्न होते हैं, और हम आप उसको क्या करते हैं लंबा चौड़ा मान लेते हैं। अब लंबा चौड़ा मान लीजिएगा तो दिक्कत हो जाता है, बस समझ रहे हैं। हाँ ठीक है, देखिए मैं प्रश्न को पढ़ करके भी सुना देता हूं और आपको इसको देना भी है। हाँ सॉरी, मैं त्रिभुज का नहीं था, वो क्षेत्रफल एवं परिमाप का था। कहता है कि दो वृत्ताकार मैदानों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:64, दो वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 है। ये
दो जगह पूछा है, एसबीआई में भी पूछा है और आरआरबी में भी पूछा है। ठीक है, यदि बड़े मैदान की त्रिज्या 16 मीटर है, यदि बड़े मैदान की त्रिज्या 16 मीटर है, बड़े मैदान की त्रिज्या कितना है भैया? 16 मीटर है, तो छोटे मैदान की त्रिज्या क्या होगी? तब छोटे मैदान की त्रिज्या क्या होगी? अब ये तो प्रश्न बनाने का है नहीं, यदि आप रेगुलर अभ्यास में हैं तो मेरी समझ से हमको इस सब प्रश्न बनाने का जरूरत नहीं आना चाहिए। पहला है ए 10 मीटर, बी 15 मीटर, सी 16 मीटर, डी 9। अब पहले की तो सिनेमा बता क्यों रहे हैं? तो मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि मेरा काम है उन सभी खंडों को सामने लाना जिनसे प्रश्न बनते हैं, और उन प्रश्नों को सामने लाना जो प्रश्न आते हैं, और साथ ही सभी प्रश्नों को बहुत ही सिंपल वे से आपको बताना। अब इसको सिंपल वे में क्या कर देंगे, तो प्रथम या बड़े मैदान का क्षेत्रफल हटाना छोटे मैदान का क्षेत्रफल बराबर कितना है भैया? बराबर कितना? बराबर कितना? तो बड़ा मैदान का क्षेत्रफल बटा छोटे मैदान का क्षेत्रफल, या छोटे मैदान का क्षेत्रफल, छोटा बोला था ना तो हम छोटा ही लिख देते हैं क्योंकि वहां तो उल्टा लिखा हुआ है, हमने इसको लिख दिया था, हम लिख देते हैं छोटे मैदान का क्षेत्रफल बटा बड़े मैदान का क्षेत्रफल। देखिए परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्नों को कंसेप्ट वाइज रखिएगा, आपसे बन जाएगा, कुछ नहीं करना। क्या भैया? 25/64 हमने लिख दिया। छोटे का तो पता नहीं है तो हमने लिख दिया पाई आर स्क्वायर बटा बड़ा का कितना है? पाई गुने आर गुने 16 गुने 16, अब बराबर कितना? 25/64। पाई से पाई चल गया, ठीक है, 16 से 4 बार में, 4 से 4 बार में, 4 से 25, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 100, तो आर बराबर आ गया 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर जहां है हमने इसको लगा दिया। क्या आंसर बना आसानी से? बिल्कुल आसानी से बना, परीक्षा में आप ऐसे बना सकते हैं। तो ये था आज का 5 प्रश्न। आप हमको ये बताइएगा कि इन 5 प्रश्नों में आपको कहां पे ऐसा प्रश्न लगा जहां पे आप उस प्रश्न को समझने में थोड़ा कठिनाई की, और हाँ 5 प्रश्न को आपने देखा और आपको लगा कि आपने 5 बना दिया तो बहुत अच्छा, कोई बात नहीं है। और कहीं भी लगा कि इस खंड में हम बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप पुनः जाकर उस खंड का अभ्यास कीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।